बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में बल्कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस मौजू का इंतखाब किया है उस मौजू का और आज के दिन का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि 11 जुलाई को पूरी दुनिया में एक ख़ास मौजू पर बात होती है, वो है आबादी, दुनिया की बढ़ती हुई आबादी। तो आज कह सकते हैं हम कि आज दिन बराए आबादी, आलमी दिन बराए आबादी है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सिर्फ़ हमारा मसला सिर्फ़ किसी एक मुल्क का, किसी एक शहर का, किसी एक इलाके का या किसी एक मोहल्ले का या किसी एक घर का मसला नहीं है। ये पूरी दुनिया का मसला है। इस वक्त पूरी दुनिया को आबादी पे काबू पाना है, क्योंकि जो इस वक्त दुनिया की आबादी है एक अंदाज़े के मुताबिक वो 7.25 अरब है, और 7.25 अरब लोगों में हम पाकिस्तानियों ने अपना कितना हिस्सा डाला है वो आपको पता है। तकरीबन कोई 20 से 22 करोड़ के बीच हमारी आबादी है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो आबादी वाला सूबा है वो है पंजाब, और सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो शहर है वो है कराची। तो पंजाब की जो आबादी है वो तकरीबन 11 करोड़ के करीब है, और जो सूबा सिंध की आबादी है वो 5 करोड़ के करीब है, और केपी के खैबर पख्तूनख्वा की आबादी तकरीबन 3.25 करोड़ है, और बलूचिस्तान की आबादी 1.25 करोड़ के करीब है। पाकिस्तान में जिस तरह बहुत सारे मसाइल हैं, उसी तरह एक बहुत बड़ा मसला आबादी का बढ़ना भी है, और इस हवाले से एक अरसे से हम काम कर रहे हैं, मगर उतनी तेज़ी से इस पे काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। आज भी हम बहुत सारे लोगों को ये पैगाम और ये जो एक आगाही है ये उन तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं कि अब ज़्यादा आबादी वो हमारे लिए मसाइल का हल नहीं है, बल्कि उससे मसाइल में इजाफ़ा होता है। जब आबादी होती है तो उससे महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब महंगाई की शरह बढ़ती है तो जुर्म बढ़ जाता है, और जहाँ जुर्म बढ़ता है वहाँ से अमन और आज़ादी वो ख़त्म हो जाता है। तो खैर जनाब, हम आज आबादी के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह हम मुल्की सतह पे आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं, और आबादी को कंट्रोल इस तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल मतलब ना करने के लिए कौन कौन सी वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम आबादी अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए। कहा जाता है कि एक साल में दुनिया भर में 8 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, और अगर इसी तेज़ी के साथ आबादी बढ़ती गई तो आइंदा कुछ सालों में 2-3 अरब तक आबादी में इजाफ़ा हो जाएगा। कुछ नहीं, मतलब आने वाले सालों में 2-3 अरब तक इजाफ़ा हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी तादाद होगी। इतने वसाइल हम शायद हमारे पास मौजूद नहीं होंगे। खैर इसी हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एक सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट जनाब उस्मान भट्ट साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू बी बैक। ग्रेट सर। मतलब ये बताइए कि आबादी में इजाफे की वजूहात क्या होती हैं, मतलब कि जिससे आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है? देखें, एक तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हाँ हमारे यहाँ स्पेशली जैसे पाकिस्तान जैसा मुल्क 60% आपका रूरल एरिया में रहता है। हाँ ठीक है। उसमें एक फीलिंग ऑफ प्राइड भी होती है कि जी मेरे इतने बच्चे हैं। हमारे यहाँ अभी भी एक है कि जी कभी कभी हमारे यहाँ होता है कि बेटे की ख्वाहिश जी में बेटियाँ होती रहती हैं, तो उस चक्कर में 5-6 बच्चे भी हो जाते हैं। ट्राइबल सुपीरियरिटी भी होती है कि हमारा ट्राइब बढ़ेगा। जी और इसमें कुछ एक रिलीजन का एलिमेंट भी होता है कि जी होना चाहिए, द मोर द मेरियर। अच्छा, गुर्बत का भी एलिमेंट होता है वो, क्योंकि वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि
जितने बच्चे होंगे कम से कम वो कुछ ना कुछ पैसे लेके ही आएंगे ना वो। ये भी होता है, और हमारे यहाँ कहते हैं ना कि बिलीव के जी जो बच्चा आएगा अपना रिस्क लेकर आएगा, जी जी देखा जी जाएगा। जी जी जी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जब मिल जाते हैं और लोग प्लान भी नहीं करते। एक सबसे बड़ा एलिमेंट है कि जिसमें पॉपुलेशन में या फैमिली में प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि वक्फा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना वक्फा होना चाहिए। तो ये इतनी, हालांकि गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ दौरों में बड़ी इस पर एफर्ट्स की हैं, लेकिन अभी भी इतनी मैस डिसअवेयरनेस है कि ये सारे जब मल्टीपल फैक्टर्स मिल जाते हैं तो पॉपुलेशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, विच इज़ वेरी सैड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे सब कॉन्टिनेंट में जहाँ जहाँ ये दही इलाके आपके ज़्यादा हैं। आप देखिए हमारे यहाँ नौकर काम करने आते हैं, और आपने जैसे बड़ी अच्छी बात बोली कि महंगाई हो गई, अब एक सैलरी लिमिटेड है किसी की और 6 बच्चे हैं इसके या 7 बच्चे हैं, तो वो उसको पढ़ाएगा कैसे? फिर वो क्या कहता है, वो कहता है इनको भी नौकरी पे लगा दो। तो वो उनकी एजुकेशन भी सफ़र करती है और छोटी सी उम्र में और जॉब्स कर रहे हैं, तो ये एक स्पाइरल चेन चलती है कि जिससे कोई निकल नहीं पाता इससे। अच्छा, आप कहते हैं बच्चे प्लान करने के हवाले से बात करते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे बच्चे प्लान किए जाते हैं? मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई प्लान किए हुए हैं 6 बच्चे होने चाहिए तो 6 और नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस पहले बच्चे की भी बात कर रहा हूँ कि क्या उसको भी प्लान किया जाता है? देखिए शहरों में तो कुछ हद तक ये बात है कि चूँकि अवेयरनेस है, कपल्स में अंडरस्टैंडिंग है, और वो सोसाइटी के या फैमिली के प्रेशर को भी वो अब ले लेते हैं नया कपल कि भी अम्मी अब्बू प्रेशर डाल रहे हैं या दादा दादी प्रेशर डाल रहे हैं, अब वो स्टेज से निकल गए क्योंकि उन्होंने शादी ही इसीलिए की बच्चे के साथ बच्चे के साथ खेल, हाँ। तो वो दे कैन मेक देयर ग्रैंड पेरेंट्स वेट कि भाई अभी आप रुक जाएं, अभी हम इतनी सेविंग करना चाह रहे हैं, ये सेविंग हो जाएगी फिर हम बेबी को लाएंगे या जो भी है। तो यहाँ फिर भी कुछ हद तक है, लेकिन ये चीज़ आप गांव में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, वहाँ नहीं कर सकते, वहाँ एक्सपेक्ट नहीं। वहाँ तो ऐसा भी होता है कि 3 बेटियां आई तो उसने कहा कि ये तो सारा ब्लेम लड़की पे डाल दिया और कहा कि दूसरी शादी कर लो, तो उस चक्कर में पॉपुलेशन तो वैसे ही बढ़ जाएगी। आप सोचें 3 यहाँ हो जाएंगे, वहाँ से भी एक ये बहुत एलिमेंट है जो हमने देखा है कि ये सारा ब्लेम औरत पे डाला जाता है अगर बेटा नहीं हो रहा। जी जी जी, अनफॉर्चुनेटली जहालत है। तो जब वो चीज़ आप प्रोबेबिलिटी बढ़ाएंगे और औलाद आने की, तो बच्चे तो वैसे ही बढ़ते रहेंगे। आप सोचिए जी 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 जी, तो ये 7 औलाद होगी, 7वां बेटा हुआ तो पहली 6 बेटियां होगी। जी हाँ। तो इससे नज़र आ रहा होता है कि वो एफर्ट जो थी वो फॉर द सन थी, और वो अब आपके ऊपर जो है वो जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि यहाँ पे बेटी को एक जिम्मेदारी के तौर पे जो है ना कबूल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली, हाँ अनफॉर्चुनेटली, बड़ी वाकई बड़े अफसोस की बात है कि अच्छा फिर हमारे सोसाइटी के हिसाब से, क्योंकि उसकी शादी करनी है, कल को सोचना है, उसके जनाब जहेज़ अच्छे वो करने होंगे, एक बहुत खर्चे हो जाएंगे। अब 6 बेटियाँ, अच्छा फिर ये भी है कि आपने मरने से पहले पहले बेटियाँ ब्याह के भी जानी है सारी, तो वो एक सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजर जानी है। और आप ख़ुद क्या करते हैं, या खुद रिक्शा चलाते हैं, कोई एक काम करते हैं और इतनी लाइबिलिटीज़ अपने सर पे वो डाल के कंधों पे और फिर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जी बिल्कुल। मैं पर्सनली जानता हूँ एक जैसे जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, के मेरा भी इत्तेफाक हुआ। हम बचपन से वहाँ जाते थे घूमने फिरने के लिए, तो वहाँ दोस्ती हो गई। अब वो बंदा मेरी एज ब्रैकेट का है, सोचे बेचारा हेपेटाइटिस का वो है मरीज़ है, एंड ही हैज़ गॉट 7 चिल्ड्रन, जिसमें 3 बेटियाँ हैं 3 बेटे हैं। अब वो कहता है उस्मान भाई मेरी लिमिटेड इनकम है, उस हिसाब से 12-14 हज़ार रुपये, तो अब मैं क्या करूँ मुझे बताएं। अब वो इतना परेशान रहता है। तो मैंने कहा यार तुमने इतने बच्चे फिर क्यों किए? कहता है बस उस्मान भाई गलती हो गई, सोचा नहीं। तो ये वही चीज़ है, और ये हर एक का जो है सही। अच्छा, रिस्क तो अल्लाह ताला दे ही देता है, बेशक ठीक है, रिस्क जो आया उसने अपना लेके ही आना है। तो वो मेरा ख्याल है सिर्फ ये 2 रोटियों का मामला नहीं होता, ये उसके पूरे मुस्तकबिल का भी मामला होता है। देखिए अब दही इलाकों में भी अवेयरनेस आ गई है कि हम अगर एजुकेटेड नहीं थे या अगर हम प्रॉपर अपनी लाइफ में नहीं बन सके तो बच्चे कम से कम एजुकेट हम करें। लेकिन जब वो रियलाइज़ ये करते हैं ना कि अब तो बच्चे ही 6 हैं, अब तो हम उनकी स्कूल फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा तो अभी तक कुछ चक्कर नहीं है कि सारा स्टेट स्पॉन्सर्ड हो एजुकेशन बच्चों की, तो वो फंस जाते हैं फिर। और फिर वो कहते हैं, फिर आपने जैसे कहा क्राइम्स में भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, क्राइम्स हो सकते हैं या बहुत सारी गलत चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, तो ये तो कहते हैं ना कि वन थिंग लीड्स टू द अदर, और ये वन ऑफ द रीजंस कुड बी नॉट द ओनली रीजन कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सही। अच्छा ये बताएं कि लोगों को अवेयरनेस कैसे दी जा सकती है, क्योंकि आज भी कुछ लोग इस चीज़ को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि अब बढ़ती हुई आबादी एक मसला है। जी, कहते हैं आबादी बढ़ रही है तो इससे क्या होता है, कुदरत का निज़ाम है, रिज़्क़ ऊपर वाला दे रहा है। मतलब हमारे पास
बहुत सारी रीजंस हैं इस चीज़ को ना मानने के लिए कि बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए मसला ये नहीं। मेरा मसला नहीं है। हाँ जी जी, देखें बात ये है कि अवेयरनेस तो देनी पड़ेगी, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, आजकल हर ड्राइवर चौकीदार के पास भी फेसबुक और व्हाट्सएप है। जो स्मार्टफोन मैच देख रहे होते मैच हैं, देख यानी रहे कि होते हैं। इंटरनेट का अच्छा तो कनेक्शन अब भी उनके पास उस लिहाज से रीच जो है करना, इंस्टेड के आप टीवी पे इतने इश्तिहार दें तो रीच करना बहुत बेहतर और आसान है। और ये गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए, NGOs की तरफ से आनी चाहिए अवेयरनेस कि भाई ये सबका मसला है, ये मतलब एक बंदे का मसला नहीं है। ये बिल्कुल वही मिसाल होगी जैसे एक बादशाह ने कहा कि भाई मुझे कंप्लेनें मिली हैं कि जी दूध में पानी मिल रहा है, तो सब जो गवाली है ना सुबह इस हौज में दूध डालेंगे। तो हर बंदे ने सोचा कि यार मैं क्यों दूध डालूं, मैं पानी डाल देता हूँ, दूसरा डालेगा दूध। तो सुबह जब देखा तो सब पानी इकट्ठा हुआ था। तो ये बात नहीं है कि मेरा मसला नहीं उसका मसला है, सबका मसला है, सबका मसला है। और एट द एंड ऑफ द डे सभी सफ़र करेंगे, क्योंकि वसाइल रिसोर्सेज तो महदूद हैं। खाने वाले अगर बढ़ते जाएंगे और वसाइल उस हिसाब से नहीं बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, आप सोच सकते हैं। ऐसे ही अभी शहर कराची के हवाले से भी एक बहुत बड़ी डिबेट है कि यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो ये दावा करते हैं कि यहाँ की आबादी जो है वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, 2.5 करोड़ के करीब है, और जो मरदमशुमारी में आबादी आती है मेरा ख्याल है वो 1 करोड़ 60 लाख आती है। जी कोई तकरीबन जी सही कह रहे हैं। वो जो तकरीबन 90 लाख और 1 करोड़ का जो डिफरेंस है बीच में, वो एक बहुत बड़ा इशू जो है वो है भी। क्योंकि जहाँ आपके घर में 15 लोग हैं और आपने 15 लोगों के सारे वो माशी जो इंतज़ामात है वो देखने हैं, और अब उन 15 की बजाय आपने 9 लोगों के माशी इंतज़ामात का जो है ना वो उन्हें देख रहे हैं, बाकी के 6 लोग जो है वो खाते में नहीं, काउंटिंग में नहीं है। तो वो उतनी सी जो एक ब्रैकेट है उसके अंदर सबको रहना है अभी। तो इस तरह के जो है ना ये इश्यूज हमारे शहर के लिए बड़े नुकसानदेह हैं। जैसे हमने कहा कि रिसोर्सेज का मसला आ रहा है, सबसे बड़ा पानी का प्रॉब्लम शुरू हो गया, आपने देखा है बहुत इलाकों में पानी है ही नहीं, आता ही नहीं है। जी जी। तो और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 21 ऑफ द टॉप हाईएस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड है कराची, टॉप 10 में आती है। तो वही अगर प्लानिंग नहीं की गई उस हिसाब से, तो आप सोचें कि भाई वो आपकी किंजर झील से पानी आना है या मंछर झील से आना है और वो सर्टेन क्यूबिक आना है, लेकिन उसका आधा भी नहीं आता और पॉपुलेशन डबल होती जा रही है। जी हाँ। तो फिर अब क्या होगा मुझे बताएं। अच्छा, उसके लिए एक तो ज़ाहिर से सबसे बड़ी वजह एक तो ज़्यादा आबादी है और कम वसाइल हैं जी। उसके अलावा कुछ गैर मुनासिब तकसीम भी एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए ना, प्लानिंग वाली बात आ गई ना कि प्रॉपरली हम कहते हैं मैनेजमेंट के प्लानिंग टू फेल इज़ फेलिंग टू प्लान। कि अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो आप बाउंड हो रहे हैं कि आप अपने आप को खुद फेल करना चाह रहे हैं। तो वो जो सिटी जिस तरह अब नॉर्मली फैल रही है, प्रॉपरली उसको प्लान नहीं किया गया, तो वो आपके सामने सीवरेज के इश्यूज आ जाएंगे, पानी के इश्यूज आ जाएंगे, आपके हाउसिंग के इश्यूज आ जाएंगे, बीमारी डिजीज़ के इश्यूज आ जाएंगे, गार्बेज के इश्यूज आ जाएंगे। तो ये तो कहते हैं ना एक पूरी स्पाइरल है, एक चीज़ चलेगी और चेंज चलती रहेगी। सही। अच्छा, अभी भी जो हमारे वसाइल हैं उसके हिसाब से हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है जी। जो हमारी इनकम है और जो सारे मामला, अब इस तरह की सूरत हाल में हुकूमत जो है वो किस तरह मतलब बेहतरी के लिए काम कर सकती है आबादी के हवाले से? देखिए, अभी तो इसमें दो तरीके हैं कि एक तो जो एग्जिस्टिंग आबादी है उसका क्या करना है और फ्यूचर के लिए क्या करना है। फ्यूचर के लिए तो हमने बात की कि देयर शुड बी मैसिव कैंपेन्स ऑन सोशल मीडिया एंड अदर चैनल्स कि भाई मैनेज इट, इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपका भी एज अ फैमिली इसमें फ़ायदा है और मुल्क का भी फ़ायदा है। सही। यानी कि अभी जो सबसे पहला मसला है वो ये है कि आने वाले वक्त में जी आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार को और उस शरह को रोकना, ये सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद जो है वो ये जो लोग मौजूद हैं इनके लिए वसाइल का मतलब आई हर्ड इन सम कंट्रीज तो वहाँ अगर इतनी पॉपुलेशन रेट बढ़ गई है कि उन्होंने बैन भी लगा दिया कि दूसरा बच्चा पैदा होगा या तीसरा होगा तो शायद आप अब्बा जी जेल चले जाएंगे। हाँ, बस तो ये तो एक्सट्रीम मेजर्स हैं। लो जी, एक वक्फा है जी, वक्फे से वापस आते हैं तो बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं बढ़ती हुई आबादी के हवाले से, और मेरे साथ प्रोग्राम में सॉरी मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं उस्मान भट्ट साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अभी इनसे बात हो रही थी और हमें अभी अभी ज्वाइन किया है सबीन फ़ातिमा साहिबा ने, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स पे काम करती हैं। सबीन साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। गुड, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि जो बढ़ती हुई आबादी है, इसकी आबादी के बढ़ने की जो रफ्तार है, ये कैसे कम की जा सकती है? लोगों को किस तरह ये यकीन दिलाया जा सकता है कि इतनी तेज़ी से बच्चों का बढ़ना ये उनके लिए, बच्चों के लिए और मुल्क के लिए ये ठीक नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात ये है फ़हीम कि जहाँ जिस भी ममालिक में आबादी बढ़ती है या बढ़ रही होती है, वहाँ पे रिसोर्सेज भी होती हैं। मसला हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये है कि हमारे रिसोर्सेज नहीं है। आबादी तो हमारे यहाँ बढ़ रही है, जैसे कि 1947 में शहर में आबादी जो थी वो 10% थी। उसके बाद इस वक्त शहर में आबादी 70% है। बात यह है कि आबादी की रोकथाम के साथ साथ हमें हमारे जो वसाइल हैं वो किसी सूरत कंट्रोल में नहीं है। आप अगर अवेयरनेस की बात करें, आप देखें मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे जो है बातचीत होती है, उसमें अभी मुसलसल, जैसे आपको पता है बजट पे एक चीज़ चल रही है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर डिस्कस होती है, लेकिन वाहिद आबादी का टॉपिक ऐसा है कि उसके ऊपर बातचीत नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि जब अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर बात करते हैं तो फतवे आ जाते हैं, और अगर हम उसको एक जनरली किसी उस पर इशू पे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो उसमें रिसोर्सेज की बात आ जाती है कि हमारी रिसोर्सेज क्या है वहाँ पर। अच्छा, इसी की वजह से, आबादी ही की वजह से जो है ना इतने मसाइल बढ़ गए हैं। जैसे कि आप देखें कि एक घर में 2 लोग हैं और फिर वो उसी घर को तोड़ के उसमें 10 लोगों की बिल्डिंग बन रही है। ना उसमें कोई वसाइल है, ना उसमें कोई चीज़। जैसे कि मुख्तलिफ मॉल्स बनते हैं, उसमें कोई प्लानिंग नहीं है। जब इन चीज़ों में प्लानिंग नहीं है तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हम फैमिली प्लानिंग को किस तरह से कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल सही। यानी कि आप देखें ना शहर जो हैं वो वर्टिकली जो है वो बढ़ रहे हैं। यानी कि एक ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पे बाकी 2 लोग रहते थे या एक फैमिली रहती थी, आज उतनी ही जगह पे कोई 8 अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, है ना। तो अब कराची जैसे शहर को भी देखें, कहाँ तक जो है वो फैल चुका है। और ये कराची नहीं, दूसरे लाहौर जैसे शहरों में भी अपार्टमेंट्स का जो ट्रेंड है वो शुरू हो रहा है। तो ये आबादी जब बढ़ती है तो एक तो आबादी इस तरह फैल रही होती है, साथ साथ वसाइल हमारे पास कम हो रहे होते हैं। अच्छा, मैं सोच रहा था कुछ लोग शायद ये मत समझ रहे हों कि हमारे पास बलूचिस्तान में ये कुछ है, बलूचिस्तान में इतना सारा कुछ पड़ा हुआ है, इतने अल्लाह ताला ने हमें नेमतों से नवाजा हुआ है। वो ज़खायर हैं, वो वसाइल नहीं हैं। तो वसाइल जो हैं वो होते हैं जिनसे आप गुजर बसर हो रहा होता है सब लोग। कॉलर हमारे साथ है ना, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। फ़हीम भाई कैसे हैं? यही बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाई आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई। कराची का मौसम आज बड़ा खुशगवार है। हमारे अब तक का मौसम ठीक नहीं है। जी, यहाँ का भी मौसम अच्छा है। यकीनन वही साहब, मौसम अच्छा है। आपके दोनों मौजूद मेहमानों को सलाम हो। देखिए, आबादी का जो ये है मनसूबाबंदी, जो हमारी बहन ने कहा ना, मनसूबाबंदी तो हमारी किसी चीज़ में है ही नहीं। और ये मैं कई बरसों से आबादी मनसूबाबंदी के बारे में सुनता चला रहा हूँ, लेकिन इस पर शायद हमारे यहाँ वो प्रॉपर वर्क नहीं हो सका है जो होना चाहिए। देखिए, हर आदमी को अपने रिसोर्सेज के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होती है। ठीक है, जिंदगी इतनी टफ हो चुकी है फ़हीम, आपको पता है कि अफोर्डेबिलिटी बड़ी मुश्किल हुई, 2 बच्चे पालना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो हर आदमी ये सोचे कि प्लानिंग किस तरह करी जाए। और देखें, अभी शहरों में तो फिर बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है। मेरे तो खुद भी 2 बच्चे और मेरे इर्द गिर्द मेरे जितने दोस्त हैं शायद उनके भी 2 या 3 बच्चे हैं, लेकिन पहले 7-7 8-8 होते थे तो पल भी जाते थे। अब मेरा सवाल ये है, क्योंकि जाहिर बात है एक हमारे जो रूरल एरियाज है वहाँ अभी तक ये मसला है, और क्या उसकी वजह क्या है? क्योंकि देखो, अभी तो कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है और चीज़ें बढ़ भी चुकी हैं, लेकिन उस पर अभी भी लोग अमल दरामद नहीं करते। तो उसमें कहाँ एक कमी रह गई है कि जो लोग इस बात को समझ नहीं पाते
या अभी तक ही हमारा एक ऐसा एक टैबू इशू है जिस पे बात करते हुए शायद हम घबराते हैं, तो कोई ऐसा तरीका इख्तियार नहीं किया जा सकता कि जो लोग जो जिनके पास अवेयरनेस नहीं है उसको अवेयरनेस किस तरह दी जाए? मतलब वो तो वहाँ तो वैसे ही हाल है जो पहले था। तो अगर अगर और फिर वो तकलीफ नहीं होती कि देखिए ना, इतने सारे अक्सर हमने सुना है कि खुदकुशियां लोग कर लेते हैं कि बच्चों को नहीं पाल सकते बेचारे, बच्चों को भी मार देते, खुद भी मार देते, इतनी तशवीशनाक सूरत हाल है। और एक और बात मुझे सवाल पूछना है इन लोगों से कि देखिए, एक होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जिसके अंदर जो वेल्थ एक चंद लोगों के पास आ जाती है और जो दूसरों के पास नहीं जाती, तो इसकी वजह से लोग रिसोर्सेज से महरूम हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बच्चे ज़्यादा बच्चे इसलिए भी लोग पैदा करते हैं कि वो बच्चों को उन्होंने काम पे डालना होता है, गाड़ियों की दुकान पर डाल दिया, होटल पर डाल दिया, बाहर भेज दिया, कोई फलाना कोई फूल बेचने भेज दिया। वैसे चलो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे भी 200-200 रुपये भी लेके आएंगे, 2000 की दिहाड़ी तो लग रही है घर में। तो वो लोगों की एक ऐसी सोच भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खैर, क्या कहते हैं यार साहब के बारे से, वो कह रहे हैं कैसे अवेयर किया जाए, क्या बताया जाए उन लोगों को? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी मुख्तलिफ हम चीज़ों पे अवेयरनेस देते हैं। ये भी एक मतलब हमें जो हमारे देहाती इलाके हैं वहाँ पर जाके अगर हम अवेयरनेस दें, सबसे बड़ा मसला हमारा एजुकेशन का है। ठीक है, एजुकेशन वहाँ पर है नहीं। वहाँ पर अगर एजुकेशन का निज़ाम अच्छा होता, आज से मैं कहती हूँ 10-15 साल पहले तक भी, तो मेरे ख्याल में इतनी अवेयरनेस होती कि जैसे कि वो कह रहे हैं कि शहर के अंदर तो अवेयरनेस आ गई है लेकिन देहाती इलाकों में नहीं आई है। वो सिर्फ वजह यही है कि एजुकेशन का मसला, सोच का मसला, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो वहाँ की ख़वातीन जो हैं वो, मतलब आप अगर वैसे आप जनरली आप जाते हैं घूमने फिरने के हवाले से तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप किसी खातून से बात करेंगे, मैंने एक प्रोग्राम किया यहाँ कराची के अंदर ही मेमन गोड में, तो मतलब ये समझ लें कि वो बात ही नहीं करने दे रहे हैं ख़वातीन से। मैंने कहा मैं ज़रा इनसे पूछना चाह रही हूँ कि ये खाना किस तरह से बनाती हैं, क्या इनकी स्पेशलिटी है? ये कहें नहीं नहीं सही है, आप अपना काम करें बीबी, वो आप मतलब ये है कि मतलब ख़वातीन को इतना उन्होंने कैप्चर किया हुआ है और इतना मतलब उनको मैं कहती हूँ कि अंडर प्रेशर करके रखा हुआ है कि वो चीज़ हम उन तक पहुँचा ही नहीं पा रहे हैं। बच्चियाँ होती हैं जो वहाँ पे स्कूल गोइंग अगर हो भी जाती हैं, पढ़ने निकलती हैं, अगवा हो जाती हैं, ज़्यादतियाँ हो जाती हैं बच्चियों के साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उन तक पैगाम कैसे पहुँच सकता है? बट साहब देखें, तालीम के ज़रिए तो हम पैगाम पहुँचाने में अभी तक कोई इतने कामयाब नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बेरोज़गार, मतलब सॉरी, जो स्कूल्स में नहीं जाते, तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं। वो 3.5 करोड़ जो बच्चे जिनका जिक्र किया करते थे हम लोग, वो आज भी स्कूल से बाहर ही हैं, तो वो कल भी स्कूल से बाहर ही रहेंगे। तो आप एक तालीमी निज़ाम के तहत तो उन तक कोई पैगाम नहीं पहुंचा सकते जी। आपको पैगाम पहुंचाने के लिए टीवी का जो मीडियम है, जैसे ड्रामाज वगैरह बनते हैं, क्योंकि वो ड्रामाज तो देखते ही हैं, वो ख़वातीन सोशल मैसेजेस भी होते हैं। तो यहाँ पे हम इस मीडियम को अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, जैसे आपने कहा प्लेज हैं, वो अपनी जगह है, ये मॉर्निंग शोज़ में भी इस टॉपिक को किया जाता है। जैसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अब कितने लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी कुछ होता है? ठीक है जी, इसको भी हम हाईलाइट कर सकते हैं कि ये 30 साल पुराने सेलिब्रेट हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस ने किया है, पूरी दुनिया का मसला है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे एक किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर आपने किसी कौम का मुस्तकबिल तब्दील करना है तो उस कौम की औरत को एम्पावर करो। ठीक है, क्योंकि औरत जो है वो तरबियत करती है सही मानों में अपनी, और वो फिर फ्यूचर जनरेशंस को बनाती है। तो हमें सम हाउ हिट करना पड़ेगा अपनी टारगेट मार्केट को, जो लेडीज़ हैं इसमें। सही। और मैडम ने सही कहा कि सबसे बड़ा इशू है कि वहाँ तक रसाई नहीं मिलती फॉर वेरियस रीजंस। अगर हम इसको तोड़ने में कामयाब हो जाएं और औरत को हम एम्पावर कर दें, क्योंकि औरत इज़ द कोर ऑफ द हाउस, तो वो फिर चीज़ें आपको चेंज होते हुए नज़र भी आएंगी। सही। और अगर हम इस सब की ब्राइटर साइड देखें तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ पहले की निस्बत बदल भी चुका है। जी जी। हम अपने अगर नाना दादा या ग्रैंडफादर्स जो हैं, अगर उनका देखें, उनके बच्चों के हिसाब से, तो हमें 8 से लेके 11-12 तक इजीली बच्चे जो है ना वो मेरे जैसे वालदा के बहन भाई, मुझे याद है, अब तो सब अल्लाह को प्यारे हो गए, 10-11 उनके थे। हाँ। मेरे अपने बहन भाई 4 थे और अब मेरे 2 हैं। तो आप देखें उस तरह कम हो ट्रेंड जो है वो लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश है, क्योंकि हमारा मुल्क एक्चुअली 60% रूरल है। हम अपनी बात करें ना, हम तो शहर में है, तो 60% में वो मे बी रिवर्स चल रहा है। अच्छा, वैसे शहरों में भी बहुत ज़्यादा लोग जो है मूव हो चुके हैं हमारे, अब उनमें भी शऊर आ रहा है। हाँ, आ रहा है। और गांव भी अब उस तरह के गांव नहीं रहे। मैं भी
इंटीरियर सिंध भी विज़िट करके आया हूँ, तो वहाँ पे स्कूल्स में लोग जा रहे हैं, अच्छी लोग बात है। पढ़ रहे हैं। अच्छा, तालीम का वो मेयार नहीं है, वो शायद बच्चे को उस तरह जो है अपना नाम वाम लिखना जो है ना आता हो जल्दी, मगर फिर भी कुछ ना कुछ पढ़ाया जा रहा है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, और वो एक थोड़ी हाज़िरी का और सारा इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जा रहा है। तो तालीम जो है इसके ज़रिए हम कर सकते बहुत हैं। ज़रूरी। अच्छा, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से एजुकेशन दी जानी चाहिए? देखिए, हमारा ठीक है, एक रिलीजियसली हम कुछ हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन उसके अंदर रहते हुए भी हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, सेमिनार्स हो सकते हैं, इसमें फेयर्स लग सकते हैं, और होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े आप कॉलेजेस मुख्तलिफ शहरों में टारगेट करें, उनमें अवेयरनेस सेशंस करें, उसमें अच्छे अच्छे NGOs, डॉक्टर्स को, दानिशवरों को आप इनवाइट करें, उनमें मैस अवेयरनेस क्रिएट करें। ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस होना चाहिए, ये थोड़ी कि इस तारीख का हम इंतज़ार करें और फिर ही हम करें। तो और करिकुलम का हिस्सा भी बनाया जा सकता है इसमें आई डोंट थिंक सो इसमें कोई इशू है। मतलब इसमें आप इसकी ब्राइटर साइड बताएं और इसके चैलेंजेस बताएं, थ्रेट्स बताएं कि, और ये जब लोगों में अवेयरनेस आएगी, आई एम श्योर इसमें लोग सोचेंगे ज़रूर। सही। इसमें आप क्या कहती हैं इस बारे में? कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ मैं कहती हूँ कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो है ना वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाँ पर हम उनको अवेयरनेस दे सकते हैं कि जैसे कि पहले आप देखते थे कि एक दौर में कारपेट जो थे वो होममेड बनते थे, हाथ से बनाए भी जाते थे, उसमें ना गैस का कोई ख़र्चा, ना बिजली का ख़र्चा, ना किसी और कोई इसी जिस तरह मशीनों फैक्ट्रियाँ हैं वो चलती हैं और बंद हो जाती हैं, तो हम वो काम जो हम मशीनों के ज़रिए करते हैं उसी को दोबारा से हम वो काम वहाँ की ख़वातीन से करवाएं। उससे ये होगा कि वहाँ पर उनको एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अवेयरनेस मिलेगी। सेकेंड ये कि जब हम उनसे लाइन अप होते हैं तो वो चीज़ भी उनके अंदर आएगी कि हाँ हमें हमारे मतलब हमारी अहमियत है, हम इस पोजीशन में हैं कि हम काम कर सकते हैं। फिर आप इस तरह उनसे इन टच हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम उनको अवेयरनेस दे सकते हैं। आप कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ बच्चे पालने के अलावा कोई काम नहीं है, बिल्कुल देना चाहिए जी, बिल्कुल। आप सही है जी, इन्होंने हमें भी काम पे लगा दिया है। तो काम है ब्रेक। तो एक ब्रेक के बाद जनाब हम आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं दोबारा से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात कर रहे हैं आलमी दिन बराए आबादी यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ा मसला है, और इस आबादी को कंट्रोल करने के लिए और इस मसले पे काबू पाने के लिए सिर्फ़ एक ही हल है, वो है वक्फ़ा। वो वक्फ़ा नहीं जो अभी हम लेके आए, ये आबादी में मतलब बच्चों में की तादाद में जो है ना वो वक्फ़ा जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो ज़रा अपने मेहमानों से पूछते हैं कि इनकी नज़दीक ये वक्फ़े के बारे में क्या कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि रफ़्तार जो बढ़ती हुई आबादी की रफ़्तार है, इसको सिर्फ इसी तरह कम किया जा सकता है कि आप बीच में एक गैप जो है वो आए, और उस गैप के क्या क्या फ़वाइद क्या होते हैं, ज़रा वो उस पर तो देखिए, एक कैलकुलेटेड गैप से सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये है कि जो आपका औलाद आपकी आ चुकी है, आप उस पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ मुझे अभी तक याद है कि मोहतरमा आई कि सर मुझे मैटरनिटी लीव चाहिए। ठीक है, बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो आपको, 3 महीने की छुट्टी। अब वो 9 महीने बाद दोबारा आई, सर वो एक दोबारा मैटरनिटी लीव चाहिए। मैंने कहा अभी बेबी अभी तो आपकी वो बच्ची जो है वो तो कहती सर 10 महीने की है, तो बस वो अब क्या करें। सही है। अब ये हो गया कि वो बेचारी छुट्टी देनी 3 बच्चियां जो हैं, मैं देखता हूँ कि वो परेशान रहती हैं रोज़। तो कैसे फोकस कोई करेगा, मुझे बताएं। ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। तो एक को अगर आप फोकस करें उसकी, स्पेशली उस माँ के लिए जो जॉब भी कर रही है, वो और मुश्किल है उसके लिए। तो आप इवन हाउसवाइफ के लिए भी मुश्किल हो जाता है। जी हाँ। तो वो फोकस कैसे करेंगे उसकी तालीम और तरबियत पे, नशो नुमा पे। और वो तो फिर ऐसा लगता है जैसे किंडरगार्टन बन गया है, नर्सरी का, कि एक इतने। तो एट द एंड ऑफ द डे यू सफ़र आपकी। अच्छा, उनकी हेल्थ खुद ख़राब हो रही है। अगर मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 साल से फ्रेश थी, अब नींद आँखों में सर्कल्स पड़े हुए हैं। तो जब माई बेचारी जो है वो हो जाएगी तो फिर उसका सफ़र औलाद पे भी आएगा। आपकी फिर फैमिली रिलेशनशिप पे भी सफ़र पड़ेगा हस्बैंड के साथ, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करेगी कि वो भी फिर चिप इन करे। जिम्मेदार तो दोनों ही हैं। ऐसे ही बिल्कुल। ठीक है जी। सबीना, आप क्या समझती हैं? आप बताइए कि
माँ की सेहत पे कितना फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि माँ की सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि जैसे कि इन्होंने बताया कि उनके एक बेबी हुई, सेकंड हुई, थर्ड हुई, तो बेटी हुई, बेटी हुई, बेटी हुई, तो उनको बेटा चाहिए, तो फिर बेटी हुई, वही वही वाली बात आ गई। फिर अगर बेटा है तो उनको अपने लिए एक बेटी ज़रूर चाहिए। जी हाँ, बेटी होनी जी, चाहिए ना एक बेटी तो होनी चाहिए एक बेटी तो होनी चाहिए। तो अच्छा, वो जी फिर एक बेटी हो जाती है तो एक और होनी चाहिए ना, हाँ, मतलब दो 4 हो वो जाए ना, 3 हाँ। हो अच्छा, एक जाए, और भी आपस में कॉन्सेप्ट है खेलते जी, रहेंगे। खेलते सही, रहेंगे, सॉरी जी। मैं बात कर रहा हूँ। एक और भी कॉन्सेप्ट हमारे मैंने देखा है कि एक बुढ़ापे की औलाद भी होनी चाहिए। बुढ़ापे का सहारा। बुढ़ापे के सहारा कि बच्चे बड़े हो गए, टीनेजर्स हो गए, अभी 2-4 साल में अपनी अपनी लाइफ में ये लग जाएंगे, तो हम बुढ़ा बुढ़ी हो रहे हैं तो एक बुढ़ापे की भी औलाद कर लेते हैं। हाँ, ये भी मैंने देखा है और तो देखें कि फिर कहाँ से पॉपुलेशन देखिए में ऐसे लोग मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। आपने जो शुरू में बात की थी कि लोग एक कमाई का भी जरिया बनाने के लिए बच्चों को जो है वो मतलब कंसीव करते हैं कि वो बच्चे जब पैदा होंगे फिर वो बड़े होंगे, फिर वही आपकी वाली बात के 200-200 रुपए के हिसाब से भी अगर बच्चे कमाएं तो वो 2000 रुपए तो उनके बन जाएंगे। ये मतलब मैंने अपने ज़ाती तौर पे कुछ फैमिलीज़ के अंदर ये बातें सुनी हैं। अच्छा, इस सबसे पहले तो ये बच्चों के हवाले से जो एक्शन लेने की ज़रूरत है वो मुझे याद आ गई चीज़, वो मैंने कहा शेयर करते हैं उसे। ये जो सिग्नल्स पे छोटे छोटे बच्चों को 3-4 महीने के बच्चों को जो है ना ऐसे वो लिटाया होता है इन्होंने, जो इतनी गहरी नींद में सो रहे होते हैं कि उन्हें गर्मी की शिद्दत भी कुछ नहीं कह रही होती हमें तो है। लगता है ड्रग डेंजर से ही है। जी, वो ऐसा ही होता ऐसा ही है। है। और उससे भी ख़तरनाक बात ये है कि वो बच्चे रेंट पे मिलते हैं। वो बच्चे इस तरह दिए जाते हैं, 250-300 रुपये उनकी रेंट होता है। और वो मतलब पूरी इंडस्ट्री है ये। हाँ, और वो क्योंकि कोई बच्चा उठा के अगर भीख मांग रहा होता है तो उसको भीख जल्दी ज़्यादा मिल जाती है। लोग तो नरम दिल लोग होते हैं, देख रहे होते हैं कि हाँ कितनी बेचारी मजबूर औरत है, इसके हाथ में छोटा सा बच्चा है। तो ये पूरा जो माफिया है इसके ऊपर भी काम करने अच्छा, की आप इन्हीं बच्चों से कभी बात कर लें, आप बोलें चलो मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें काम दिला दूं, या तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें रखूंगी। मैंने 1-2 दफ़ा ऐसा किया। तो सिग्नल पे रुके में 2 मिनट बात ही कर लें, ज़रा पूछें इनकी क्या इनकी सोच है। वो इतने परफेक्ट होते हैं और माँ बाप ने उनकी मतलब इस तरह से तरबियत की हुई थी, इतने छोटे छोटे, नहीं हम नहीं जाएंगे। अच्छा, वो इसलिए कि उन्होंने उनको तरबियत ही ऐसी दी हुई है कि मतलब आपको इधर उधर नहीं जाना सिवाय सिग्नल के अलावा, क्योंकि यहाँ से आपको अर्निंग का एक बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा है आपका। अच्छा, वो माँ बाप ने तो तरबियत पता नहीं क्या दिया उनको, वो माहौल ने बड़ी तरबियत दी है। वो जिस माहौल में वो रहते हैं मैच्योर हो जाते हैं। हाँ, ये होते हैं स्ट्रीट स्मार्ट्स बच्चे। क्योंकि हम लोगों ने शायद अपनी ज़िंदगी में टोटल अगर वक्त गिन लिया जाए तो कोई 6 महीने भी हमारे बाहर नहीं गुजरे होंगे इस तरह सड़कों पे, मगर टोटल 1 साल। और इनकी तो पूरी लाइफ, तो इनकी तो 10 साल के बच्चे का अगर 6 साल अगर इसके बाहर सड़क पे गुजरे हैं तो जो ये जानता है बच्चा सब, जो जिन चीज़ों को ये फेस करता है बच्चा, हमने तो उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए तो क्राइम बढ़ रहा है, इसीलिए तो ये सारी चीज़ें बचपन से, हाँ बचपन भी छीन लिया। फिर उनको पता है कि क्राइम जो है वो किस तरह से करना है। अब सिग्नल पे जब ट्रैफिक जैम होता है उसमें कितनी स्नैचिंग होती है, लूट मार होती है, वो भी अपनी आंखों से देखते हैं। फिर बड़े होके वो यही सोचते होंगे कि हम बजाय इसके कि किसी के आगे हाथ फैलाएं, इससे बेहतर है कि हम गन उठाएं और सीधा सीधा उससे बोलें हाँ भाई निकालो तुम। तो वो तो उनकी मेंटेलिटी तो बचपन से ही ऐसी बन जाती है। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि सबसे पहले इसको हम देखें कि इस चीज़ को अगर ख़त्म कर सकते हैं, मुझे तो खैर नामुमकिन लगता है, लेकिन अगर ख़त्म कर सकते हैं तो सबसे पहले सिग्नल के जो मामलात हैं ना, इसको ख़त्म करें। इनको प्लीज़ इनके घरों तक पहुँचाएँ जहाँ से ये आए हुए हैं। इतनी बड़ी आबादी कराची की, इतनी बड़ी आबादी जो है लाहौर की भी है, तो मतलब ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम के अंदर मैनेज करना। सही। मैं कुछ अर्सा पहले एक इसी तरह की डिबेट में मैं सिर्फ 2 दोस्त आपस में बात कर रहे थे और मैं सिर्फ सुन रहा था बैठ के। ये बच्चों की तादाद के हवाले से थी। तो उसमें एक दोस्त है, उसके तकरीबन 5 साल हुए शादी को और उसके 5 बच्चे हैं। तो अब 5 साल में 5 बच्चे? जी हाँ, 5 बच्चे हैं। उनमें से एक बच्चा उसने अपने भाई को भी वो दे दिया, उनका बेटा पैदा नहीं हो रहा था, बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। खैर, तो दूसरी जानिब एक और दोस्त, उसके 5 साल में सिर्फ उसका एक बच्चा, और वो मतलब अभी उनका प्लान है दूसरे बच्चे का।
तो वो जो रीज़न जो जो बताई जा रही थी, एक तरफ से वो यही रीज़न दे रही थी, यार रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है। वही जो हम बात कर रहे थे। हाँ, मैं क्यों रोक सकता हूँ, मैं कैसे सोच सकता हूँ ये। और दूसरा वो कह रहा था कि नहीं, मेरी 60,000 रुपये तनख्वाह है, मैं अपने बच्चे को मैं अच्छी तालीम दूंगा, मैं अच्छे स्कूल में अच्छी तरबियत के लिए, Quality। हाँ, मैं उसे वाकई क्वालिटी जो है ना, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे हमारे यहाँ जो बात है हम इसको सम अप कर लेना पॉपुलेशन को, तो इट्स क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, यही डिबेट है। जो क्वालिटी में करते हैं वो फिर फोकस करते हैं और वो प्लान करते हैं। जो क्वांटिटी में बिलीव करते हैं, जिसमें हमने बातें की कि जी रिस्क आ जाएगा, वो सब कमाएंगे और कुंबा बढ़ेगा, कबीला बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, तो वो फिर क्वांटिटी पे तरफ जाते हैं। बिल्कुल सही। ये असल डिबेट यही है। अच्छा, जिस तरह चाइना की आबादी जो है बहुत ज़्यादा है, चाइना ने अपनी इस आबादी को अपने मुल्क के लिए कैसे इस्तेमाल किया? क्या उनको नुकसान नहीं होता है इस आबादी को? देखिए, उनकी चाइना तो कहते हैं कि दुनिया की फैक्ट्री है। हाँ, उनको तो मैस प्रोडक्शन करनी है इन बल्क वॉल्यूम्स, उनको तो असेंबली लाइन सिस्टम के तहत उनको तो बंदे चाहिए। तो वो पॉपुलेशन इट वर्क्स इन देयर फेवर। अगर वो अंडर पॉपुलेटेड होता तो वो दुनिया को सप्लाई नहीं कर पाता जिस तरीके से। हर चीज़ वो बनाता है, चाहे वो सही हो, काउंटरफीट सही। हो। और वैसे भी वहाँ पे 6 बच्चे पैदा करना तो वहाँ कोई पॉसिबल भी नहीं है, 6 के 4 भी बच्चे नहीं पैदा कर सकते होंगे वो। सर, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। सबीन साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। Thank you हमने so आज इस मौजू पे बात की है और इस मौजू पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आप भी कोशिश कीजिए, जहाँ जहाँ आपकी आवाज़ या आपकी कोई बात सुनता है, आप उसे बताइए, समझाइए कि बच्चे बेशक अल्लाह ताला की रहमत और नेमत होते हैं, तो बड़ा सोच समझ के उनके मुस्तकबिल का सोच के बच्चे पैदा कीजिए। लो जी, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पे बात कर रहे होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आबादी के कंट्रोल के हवाले से बात कर रहे थे कि आबादी की जो बढ़ती हुई रफ्तार है उसको कैसे कम किया जा सकता है। हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा उनके लिए फ़िक्रमंद होते हैं उनकी तालीम के लिए, कि किसी तरह उनको जो हम बेहतर से बेहतर तालीम दे सकते हैं वो तालीम उन्हें दे सकें। उसके लिए हम अपना पेट काटते हैं, हम अपनी ख्वाहिशें जो हैं वो कम करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को रोक के हम सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की तालीम पे तवज्जो दे रहे होते हैं और हम ये समझते हैं कि हमने अपना सारा फ़र्ज़ अदा कर दिया, बच्चे को तालीम दे दी, हमारा काम हो गया। अब बच्चा जो है वो स्कूल वालों के हवाले या तालीमी इदारों के हवाले, और हमारा बच्चा जो है उसका मुस्तकबिल भी अच्छा हो जाएगा, वो एक बेहतर इंसान भी बन जाएगा, और भी हमारे सारी जो मतलब हमारी ख्वाहिशें होती हैं कि हम अपने बच्चे को मुस्तकबिल में एक कामयाब इंसान, एक बड़ा इंसान, एक बेहतर इंसान जो देखना चाहते हैं वो तालीमी इदारे के हवाले किया और फिर इस आस में बैठ जाते हैं कि अब वो सारा कुछ हो जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। तालीम जितनी मर्ज़ी आप अच्छी दिलवाएं, तालीम के साथ बच्चे की तरबियत बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें यहाँ पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में और वो उन ममालिक में जो इन चीज़ों पे काबू पा चुके हैं और बड़े बेहतर अंदाज से पूरी कौमों की तरबियत कर रहे हैं, वहाँ एक बच्चे के साथ जो तरबियत की जाती है और यहाँ पे जो एक बच्चे की तरबियत की जाती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फिर यहाँ पे हमारे यहाँ शहरी इलाकों में और देही इलाकों में यहाँ बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर शहरी इलाकों में जो बच्चे बेहतर स्कूलों में पढ़ रहे हैं या कुछ अमीर घरानों के जो बच्चे हैं उनकी तरबियत में, और जो मिडिल क्लास लोग हैं इस तबके के और लोअर मिडिल क्लास तबके के बच्चों का भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या वो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बुनियादी चीज़ें जिन पे हमें तवज्जो देनी चाहिए और जिससे बच्चों की तरबियत पे एक अहम असर पड़ता है? आज हम इस हवाले से प्रोग्राम के इस हिस्से में इस हवाले से हम बात करेंगे कि तालीम के साथ तरबियत क्यों ज़रूरी है। ये है हमारा मौजू। आप भी प्रोग्राम में कॉल करके इस मौजू के हवाले से कुछ कहना चाहें, कुछ मशवरा देना चाहें, कुछ सवाल करना चाहें, कोई अपना पैगाम सारे जो लोगों तक पहुंचाना चाहें जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए ये स्क्रीन पे ये नंबर जो है ये आपको नज़र आ रहा है, इस पर रब्ता कीजिए
और इस हवाले से जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। मेरे साथ प्रोग्राम में मेहमान मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट और एजुकेशनिस्ट मेहमान मौजूद हैं, मगर मैं इनका तारुफ करवाने से पहले एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि ताज़ा तरीन ख़बरों से हमने आप दोस्तों को आगाह करना है। तो इस वक्फे के बाद वापस आते हैं, तो इस मौजूद पर बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और जैसा कि वक्फे से पहले मैंने बताया कि हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे कि तालीम के साथ तरबियत क्यों ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी है, और हम अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए जितना फ़िक्रमंद रहते हैं, क्या हम उतना अपने बच्चों की तरबियत के लिए भी फ़िक्रमंद रहते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। मैं तारुफ़ कराऊँगा अपने मेहमानों का। मेरे जो पहले मेहमान हैं एजुकेशनिस्ट हैं, और ये ज़रा हमें इस हवाले से बेहतर अंदाज से गाइड कर सकेंगे कि माँ बाप कितनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो एक एजुकेशनिस्ट मतलब किसी तालीमी इदारे में जब बच्चों को छोड़ते हैं तो वो अपने जहन में समझ के बैठे होते हैं। तारिक शाह साहब हमारे साथ हैं, माहिर तालीम। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे तारिक साहब? ठीक, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक माशाल्लाह। मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इनसे भी इसी हवाले से बात होगी। अली रज़ा खान साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है, अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। अच्छा, अली रज़ा खान साहब से बात करते हैं, यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अली रज़ा खान साहब, देखें, हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है, बल्कि कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों की बेहतर से बेहतर तरबियत कर सके। ठीक है, चाहे वो किसी देही इलाके में रहते हों, शहरी इलाके में रहते हों, या किसी भी तबके से उनका ताल्लुक़ हो, वो अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश कर रहे होते हैं। मगर वो जो कोशिश उनकी तरफ से तो 100% होती है, मगर एक्चुअली वो जो बच्चे को रिक्वायर्ड होती है वो उसके लिए मतलब एक बहुत ही कम रेशो जो है ना नज़र आती है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि किस तरह ये सारा निज़ाम बेहतर हो सकता है? देखें सर, जो सिलसिला है तरबियत का वो माँ की गोद से शुरू हो जाता है, और तरबियत जो है वो मरते दम तक, जिस तरह से तालीम माँ की गोद से मरते दम तक है, इसी तरह तरबियत भी है। बीइंग अ मुस्लिम, कुरान पाक में जहाँ तालीम का जिक्र आया है, साथों साथ तरबियत का भी जिक्र आया है। हम भी जब उर्दू फ्रेजेस में बात करते हैं तो तालीम और तरबियत हम साथ बात करते हैं। हुआ कुछ ये कि पिछले कोई 10 सालों के अंदर हमने तालीम के ऊपर तो इन्फेसाइज़ करना शुरू किया, तरबियत को कहीं ना कहीं हम छोड़ते चले गए। और जिसको आप मॉडर्नाइजेशन कहें, जिसको आप मगरबियत कहें, जब उसका गलबा हमारे ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, अब सोशल मीडिया के थ्रू आने लगा, तो बहुत सी चीज़ों को हम छोड़ते चले गए, और ये कह के छोड़ते चले गए कि ये तो जी दकियानूसी चीज़ें हैं, या ये हमसे मेल नहीं खाती। वहाँ पे ज़रूरत थी कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स थे वो मैदान में आते और इन चीज़ों के ऊपर काम करते। लेकिन अब दोबारा से लोगों को एहसास हो रहा है कि जो अक़दार हमारी हैं, इस माशरे की हैं, और वो बहुत क़दीमी अक़दार हैं। अगर हम पाकिस्तानी माशरे की बात करें तो पाकिस्तान तो 1947 में बना, लेकिन ये रीजन जो है ये सदियों पुराना है, इसकी तहज़ीब सदियों पुरानी है। चाहे आप मोहनजोदाड़ो से शुरू कर लें। जी जी। तो उस दौर में जब तरबियत मौजूद थी, आज भी आप मोहनजोदाड़ो के अंदर जाके देखें, आपको सिविलाइज्ड लोग नज़र आती है। और आज कराची को आप देखें, क्या वो सिविलाइज्ड लोग नज़र आते हैं आपको? और वो आप घर से निकलने से, जो आपके घर के बाहर कचरा पड़ा हुआ है, वहाँ से लेकर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो रोडों का जो हाल है, वहाँ से लेकर अपने ऑफिस तक, हर जगह पे वो तालीम याफ्ता लोग हैं, उनके पास मास्टर्स की डिग्री है, वो PhD होल्डर्स हैं, लेकिन वहाँ पे तरबियत की कमी है। वो तरबियत किस अंदाज से हो सकती है? वो तरबियत इस तरह से हो सकती है। अच्छा, कह रहे देखिए, हर जो वालिद मतलब जितने वालिदैन हैं वो अपनी तरफ से बेस्ट तरबियत दे ही रहे होते हैं। कोई नहीं चाहता कि हम अपने बच्चे की तरबियत ना करें, मगर उनको खुद क्या इस चीज़ का अंदाज़ा है कि तरबियत कहते किसे हैं और हमने करना क्या है? सर, तरबियत तो दे रहे हैं, लेकिन क्या सही तरबियत दी जा रही है? हाँ। अगर सही तरबियत दी जाए तो ये जो माशरे के मसाइल हैं आपको इस अंदाज से नज़र ना आए। सही है। तरबियत देखें, बात यही है कि हम छोटी सी बात करते हैं ना, हम हमेशा बात करते हैं ट्रैफिक रूल्स के ऊपर उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। आज ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, इम्प्लीमेंटेशन करा रही है मोटर बाइकर्स के ऊपर, शाहर फैसल के ऊपर।
तो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जी हाँ, बेहतर नज़र आई है इस वक्त जो है ना बेहतर नज़र कराची आ में रही हम है देख चीज़ें। रहे हैं। लेकिन अगर आप जब अवेयरनेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपने बार बार हैमरिंग करनी होगी, बार बार बताना होगा क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। लेकिन जब आप सही को गलत और गलत को सही समझने लगेंगे तो फिर ऐसी तरबियत कहाँ जाएगी, फिर आप तरबियत नहीं कर पाएंगे। माशरे की एक लेवल पे तरबियत ज़रूरी है और माशरा बनेगा अफराद से। एक एक फ़र्द सही होता जाएगा, माशरा बेहतर होता जाएगा। ठीक है, हमें वो एक फ़र्द होता है खुद अपना आप, वो हम वो एक फ़र्द जो है ना वो दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, वो मेरा ख्याल है जो एक जो फ़र्द से मुआशरा बनता है ना वो मुझसे बनता है, ऐसे है ही ना। हर एक को अपने आप से जो है ना वो बेहतरी लाने की ज़रूरत होती है। अच्छा तारिक शाह साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? तरबियत, देखिए, जो आपने जो स्टार्ट लिया था मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी और ने जो है वो कुछ स्कूल्स के हवाले से कुछ पॉजिटिव बात की, क्योंकि आजकल एक बड़ी नेगेटिव सी वाइब जो है वो स्कूलों के खिलाफ चलती है। एक तो चीज़ ये है कि देखिए वाक़तन पेरेंट्स का ये रुझान हो गया है कि स्कूल में एक दफ़ा भेज दिया तो वो सब चीज़ें स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। जी जी जी, जबकि ये चीज़ें साल से हमेशा से पेरेंट की ज़िम्मेदारी में भी आई हैं कि अगर तालीम भी देनी है तो तालीम में एक पार्ट पेरेंट का भी होता है कि वो घर के अंदर आके उनको रिवीजन कराएं। इसी तरह एक मेजर पार्ट होता है उनकी तरबियत। स्कूल तो ज़रूर थोड़ी बहुत तरबियत कर रहा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है बच्चों के लिए कि नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म में आना है, नेल्स कट होने चाहिए, ये भी एक तरबियत का अंसर होता है, हैंड वॉश करने हैं। लेकिन इसमें मेजर पार्ट पेरेंट का होता है क्योंकि ज़्यादा टाइम वो पेरेंट के साथ गुजार रहा होता है। और इसमें एक चीज़ मैं बताऊं कि लोग तरबियत पे ज़रूर दे रहे होते हैं लेकिन वो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल नहीं बन रहे होते। अगर हम बच्चों को सिखा के भेजें कि आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, रेड येलो लाइट, रेड येलो ग्रीन लाइट को फॉलो करना है, तो क्या वो माँ बाप फॉलो कर रहे हैं? क्या माँ बाप उस तरबियत को फॉलो कर रहे हैं जो बच्चे को सिखा रहे हैं? रोल मॉडल बनना ज़रूरी है। जब तक रोल मॉडल नहीं बनेंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे और उसको फॉलो कैसे करेगा? वो तो यही समझेगा कि हाँ भाई ठीक है, हमने पढ़ लिया, किताबी बातें थी, और अब जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो ये है कि मेरे फादर जो कर रहे हैं। तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है यहाँ पे। और किसी भी सिविलाइज नेशन को अगर देखना है तो सबसे बेहतर चीज़ क्या होती है कि आप उसके ट्रैफिक के निज़ाम को देख लें। तो हमारे यहाँ ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए अब बड़े तो शायद ना कर पाएँ, लेकिन नई जनरेशन के लिए हमें ये काम करना है कि उनको बेहतर चीज़ें सिखानी है, सही चीज़ें सिखानी है। और ये काम बीइंग अ स्कूल, जो हम नर्सरी का किरदार अदा करते हैं कि बच्चे बेसिकली जो ग्रूम होते हैं वो स्कूल्स के अंदर होते हैं। तो इसीलिए हमने जो है यहाँ पे अली रज़ा साहब के साथ मिलके जो है वो रेजिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उसमें बच्चों को हम वो तरबियत सिखा रहे हैं, टीम बिल्डिंग कैसे करनी चाहिए और अपने जो है ना वो एरिया को ओन कैसे करना है कि अगर कचरा पड़ा है तो ये पड़ा हुआ प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका सलूशन क्या है। कोई भी चीज़ का सलूशन ढूंढना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रॉब्लम पे अफसोस करके बैठ जाना ये एक कामयाब नेशन की निशानी नहीं होती। बिल्कुल सही। अभी ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो ट्रैफिक का निज़ाम, एक तो हम कराची की बात कर रहे थे, कराची में बेहतरी आई है क्योंकि हमें अब जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो सड़कों पे नज़र आते हैं और वो इतनी शदीद गर्मी में वो सड़क के बीच में, तपती हुई सड़क के बीच में खड़े होकर अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। वो बड़ी जो अच्छी चीज़ है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और पंजाब में देखा जाए तो वहाँ पे ख़ास तौर पे लाहौर में मेरा जाना हुआ कुछ महीने पहले, तो वहाँ पे वो कैमरास के साथ जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है और एक वंडरफुल चेंज। लोग परेशान हुए हैं उससे कि उन्हें पता भी नहीं था और घर में जो है ना चालान भी आ गया उनका, मगर उससे ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बड़ा बेहतर हुआ है। मगर ट्रैफिक के साथ साथ आप जो कह रहे थे कि हमें लोगों को बच्चों को बताना पड़ेगा, उनको रोल मॉडल जो है ना वो बनाने पड़ेंगे। हमने बच्चों की वाकई तरबियत बड़े गलत अंदाज में कर रहे होते हैं। बच्चों के सामने हम उस इंसान को बड़ा इंसान समझ रहे होते हैं जिसके पास बड़ी गाड़ी होती है, जिसका बड़ा बंगला होता है, जिसके पास बड़ा ओहदा होता है। हम वो कहते हैं कि बस ये आ गए तो बस फ़ौरन मुझे बताना। उनके सामने हमारा रवैया ही चेंज हो जाता है कि ऐसे इंसान को हम बहुत बड़ा इंसान समझ रहे होते हैं और जो मॉरल वैल्यूज़ हैं इनके बारे में नहीं बताते हो। ये भी हो सकता है कि जो माली है हमारा वो उससे बड़ा इंसान हो जिसकी हम इज़्ज़त करके अपने बच्चे को दिखा रहे हैं। वो माली जो है वो वक्त पे आता है, मेहनत करता है और वो बिल्कुल हलाल खाता है, इखलाक का अच्छा है। तो हमें मेरा ख्याल है ये बताने की ज़रूरत है कि अच्छाई और बुराई और बड़ा इंसान और छोटा इंसान कौन होता है। देखिए, मैं अगर अपने बचपन की बात करूं सर, जो आपने बात की ना, हम जो है वो अपने धोबी को भी चाचा कहने के आदी थे। हम जो है अपने मुलाजमीन को भी जो है वो
चाचा कहने के आदी थे। ये तरबियत किसने की थी? हमारे वालिदैन ने की थी। ये जो घरों में ख़वातीन काम करती हैं इनको जो मासी कहते हैं ना, जी, अभी हाँ। तो ऐसे ही एक अजीब मफहूम में आ गया। असल में मासी तो खाला को खाला को कहते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, आप कहते हैं खाला इधर आओ, मतलब उस तरह आप इज्जत देते इसी हैं। तरह से। और आप अब जो है वो ज़माना तब्दील हुआ, आपने जो है वो नाम लेना शुरू कर दिए अपने नौकरों के साथ, आपने जो है वो इस कस्म की चीज़, तो वो तरबियत का फुकदान था। घरेलू तरबियत जो है वो बहुत ज़रूरी है। घर का माहौल बहुत असरअंदाज होता है आपकी तरबियत के ऊपर, और फिर उसका स्कूल से भी ताल्लुक़ है। हमारे यहाँ ये हुआ कि उस्ताद की अहमियत कम होती गई, और उस प्रोफेशन को जो आपने बात की कि बड़ी गाड़ी, उस्ताद के लिए बड़ी गाड़ी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल काम है, जो प्योरली उस्ताद है। शायद मालिक तो अफोर्ड कर ले, लेकिन उस्ताद के लिए मुश्किल काम है। तो जब उसने बड़ी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता तो आपके मुताबिक उसकी इज्जत कम होती चली गई, और माशरे में भी यही हुआ। अच्छा, मुझे याद है कि हमारे कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स होते थे जो अपनी गाड़ियों पे आते थे, कुछ स्टूडेंट्स होते थे जो बाइक्स पे आते थे, कुछ साइकिलों पे भी आते थे, और कुछ लोकल ट्रांसपोर्ट पे भी आते थे। हमारे एक टीचर होते थे जमाल शाह साहब, वो काफ़ी बुज़ुर्ग से थे, वो साइकिल पे आते थे। अब वो जैसे ही वो साइकिल पे वो स्कूल में दाखिल होते थे ना, उनकी साइकिल अंदर पार्किंग से हट के अंदर खड़ी होती थी, तो सब डर जाते थे, वो जमाल साहब आ गए, जमाल साहब आ गए। उन किसी की भी नज़र उनकी साइकिल पे नहीं होती थी, उनकी शख्सियत पे होती थी। सही कह कि जमाल साहब आ गए, अब हम जो है ना वो मोहतात हो जाएं, वरना जो है ना वो हमें डांट भी पड़ सकती है, और कोई पता नहीं कि हमें मार भी पड़ जाए इनसे। ठीक है, तो अब वो जो एक खौफ और एक जो इज़्ज़त का जो एक म्यार था, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें कम नज़र आया है, वो स्कूलों में भी कम नज़र आया है। हालांकि ऐसी हकीकत है, जब आपका किरदार मजबूत होता है तो चीज़ें मजबूत होती चली जाती हैं। कहीं मैं पोस्ट देख रहा था कि माँ और बच्चा दोनों जो है वो किताब पढ़ रहे थे, तो किसी ने पूछा आज के डिजिटल दौर में आपने कैसे इसको किताब पे लगा दिया? उन्होंने कहा लगाया नहीं, बच्चे तो हमारी नकल करते हैं, मैं पढ़ रही हूँ, बच्चा पढ़ रहा है। ऐसा ही है, तो इसी तरह से रोल मॉडल की जो बात हो रही है ना, ट्रैफिक रूल से लेकर हर जगह पे, अगर मैं सीट बेल्ट लगा रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी सीट बेल्ट लगाएगा, मुझे देख के भी कुछ लोग लगाएंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आज अगर मैं नहीं कर रहा और मैं किसी को एडवाइस करूँगा तो उसकी अहमियत नहीं रहेगी। सर, एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, मिसेस मुगले आजम बात कर रही हूँ लाहौर से। क्या बात है जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं मिसेस मुगले आजम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या कहेंगी बच्चों की तरबियत के हवाले से? बच्चों की तरबियत तो आजकल तालीम बहुत ज़्यादा हो गई है, मानती हूँ कि हाँ हर बच्चा कहता है मैंने पढ़ना है, लेकिन तरबियत में इतनी कमी घर में ही नज़र आनी शुरू हो गई है कि जो हम अदब आदाब सिखाते हैं बच्चों को, जो अब होता था हमारे बड़े आते थे तो हम लोग एक कमरे में बैठते थे कि नहीं शोर नहीं करना। आजकल तो बच्चे देखते नहीं है, सामने है, छोटी एज में है, सामने आप बाहर निकल के देखें, सामने बच्चे इतनी छोटी छोटी एज के सिगरेट पी रहे होते हैं, बस इसमें आप बैठे हैं, आप बड़ों छोटों का एहतराम ही नहीं है। वरना पहले ऐसे होता था कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है तो चलो जी उसको खड़ा हुआ है तो उसको सीट दे देते हैं। आज कहते हैं नहीं जी पैसे खर्च किए हैं, हम बैठेंगे, आप किस तरह बैठेंगे। ये एहतराम खत्म हो गया, तरबियत का ही है सारा शर। इंसान जब कुछ सीखने पे आए ना तो बहुत कुछ सीख सकता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चा जो माशरे में आजकल का माशरा है उसमें अच्छी तरबियत उसे मिले, अच्छा मिले, लेकिन बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो पिक कर लेता है। घर में तो नहीं, घर में तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन स्कूल में जाता है, किसी और जगह पे जाता है, फैमिली में कहीं और चले जाता है, वहाँ पे बच्चों का बिहेवियर देख के ना तो कुछ उसको पिक करता है, तो फिर बुरा लगता है। ये नहीं समझ आती कि कैसे सही होगा ये। बिल्कुल ठीक है, इस हवाले से हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, और ये इन्होंने वाकई बड़ी अच्छी बात की कि आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे वो सिगरेट्स पी रहे होते हैं, बड़ों के बाइक चला रहे होते हैं। हाँ, मतलब ये सब चीज़ें पेरेंट की तरफ से अलाउ की जाती हैं, जब भी तो वो हो रहा था, ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं कि वो उस माहौल में बैठें कि जिससे उसे बिगड़ जाएं। तो सही, और एहतराम वाला जो एलिमेंट बता रहे हैं कि मतलब वो आपको याद होगा कि अगर कोई बच्चा, कोई मोहल्ले का कोई लड़का, कोई दोस्त जो है अगर कोई सिगरेट पी रहा होता था तो मोहल्ले का कोई अगर कोई बड़ा भी गुजर रहा होता था ना तो वो छुपा लेता था, छुप जाता था। तो मतलब बाकी जो बड़े होते थे उनका भी इस कदर एहतराम किया जाता था। आज थोड़ी चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। सोशल मीडिया का कितना इसमें रोल है, अमल दखल है, इस हवाले से बात करेंगे। एक वक्फा है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
जी जनाब, वक्फे से हम वापस आ चुके हैं। ताकि सब वक्फे से पहले हमारे साथ मिसेज़ मुग़ल आज़म थी। उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं वो एहतराम वाला जो मामला है ये ख़त्म हो गया है और बदतमीज़ भी होते जा रहे हैं कुछ थोड़े। ये वाकई बात सही है। ये तकरीबन सारे ही माँ बाप की शिकायत है कि हमारा बच्चा जो है बड़ी बदतमीज़ी करता है। तो इसके पीछे आपको क्या रीज़न नज़र आती है? देखिए, इसमें एक तो वही वाली बात है कि एक रेस्टलेसनेस सी जो है ना वो बच्चों में अब नज़र आती है। अच्छा। कि वो अब जो बच्चा है वो उसको कुछ ना कुछ चाहिए। पहले के बच्चे थोड़े सुकून वाले होते थे। अच्छा। अब थोड़ा सा ये भी होता है कि उनको बड़ों के साथ जो है वो बिठाना भी कम कर दिया गया है। पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी। जॉइंट फैमिलीज़ में उनको ये ज़रूर एहसास हो जाता था कि ये दादा हैं, नाना हैं, दादी हैं, तो ये जो है इनका एहतराम करना है, ये खाला आई हैं जो भी है। तो अब क्या होता है, अपने घरों में आप खुद भी ये नोट करें कि जब भी सब बड़े जमा होते हैं तो बच्चों को एक कमरे में कर दिया जाता है कि भाई एक कमरे में रहो, यहाँ खेल लो। तो वो उनको बड़ों के साथ जब बैठना उठना नहीं आएगा तो वो बाहर भी यही रिफ्लेक्ट होगा। तो वही वाली बात है कि हमें अपने घर से और अपने आप से वो तरबियत को उनसे स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना आगे की जनरेशन जो है वो बहुत ख़तरनाक ही कहूँगा मैं कि वो नज़र आएगी यहाँ पे जो है। तो बेहतर ये है कि हम इससे स्टार्ट करें। देर हो जाती है, देर सवेर चीज़ों में हो जाती है, बीच में गैप भी आ जाता है, लेकिन अगर आज हम ये इस चीज़ को तय कर लें कि हमें अब नई जनरेशन जो आ रही है इसको सुधारना है, तो हम बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। सही बात है। इसी के साथ एक और बात जोड़ते हैं कि जिस तरह आपने कहा ना, बच्चों को हम कभी कोई भी इवेंट गेट टुगेदर होती है तो सारे बच्चे अलग कर देते हैं। चलो भी बच्चों ने एक तूफ़ान बर्पा किया होता है, तो चलो ठीक है, हमें तो टाइम मिल रहा है ना, जो बच्चे आपस में खेल रहे हैं। तो इसी तरह हम मसाजिद वगैरह में भी देखते हैं कि जब जमात से पहले वो बच्चों को बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो बच्चे पीछे जो है ना वहाँ भी वो शरारतें ही कर रहे होते हैं, खामोश शरारतें बग़ैर आवाज़ निकाले। हम लोगों ने खुद बचपन में की हुई हैं। तो वो उसके लिए मेरा ख्याल है कि बच्चों को अपने साथ खड़ा करना चाहिए ताकि वो उनकी उस लिहाज से तरबियत हो सके, उन्हें पता चले ना, वो शरारतें करने का मौका मिले, उन्हें पता चले कि कितना एक इम्पॉर्टेंट काम है जो हम करने आए हुए हैं। सही। आप अपना अली रज़ा साहब आप बताइए कि आप इस हवाले से अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता चला कि आप एक वेलफेयर का एक पूरा एक प्रोग्राम लेके आप चल रहे हैं, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। सर 2005 से हम यूथ पार्लियामेंट के साथ रहे और आज तक यूथ पार्लियामेंट के साथ हैं। अब यूथ की एज से कुछ निकल रहे हैं। इंटरनेशनली जब रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, तो एक चीज़ नज़र आई कि पाकिस्तान का इमेज आप भी जानते हैं कि बहुत नेगेटिव पोर्ट्रे हुआ, और कहीं ना कहीं मीडिया में भी, और कुछ हमारी हरकतें भी ऐसी थी। तो जब वहाँ पे हमने इस चीज़ को महसूस किया कि पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने की ज़रूरत है, तो कुछ साल पहले हमने पाकिस्तान पीस क्लब के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और उसका मकसद यही था कि बेटर पाकिस्तान को हम जो है वो पोर्ट्रे करें। और सोशल मीडिया पे हमने एक कैंपेन चलाई पॉजिटिव पाकिस्तान के नाम से, और उसके अंदर तमाम पाकिस्तान की 1 साल तक पॉजिटिव चीज़ों को हम सोशल मीडिया पे इम्पैक्ट करते रहे। ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते फिर हमारे जहन में ये आया कि जो हम तरबियत की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ इंट्राफेथ बल्कि इंटरफेथ हारमनी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मेन सोर्स क्या होनी चाहिए, वो यूथ से पहले भी बच्चा होना चाहिए। जो इस वक्त कच्चे जहन का मालिक है, उसको आप जिस राह पे डालेंगे वो उस राह के ऊपर चला जाएगा। इस चीज़ को समझते हुए हमने ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ मिल के एक प्रोग्राम हमने शुरू किया, राइजिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के नाम से। और उसको करने का मकसद ये है कि हम मुख्तलिफ़ स्कूल्स में जाएंगे, पूरा दिन उन बच्चों के साथ करेंगे, काम करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में उनकी तरबियत करने की ज़रूरत करेंगे। मुझे अंदाज़ा है कि एक दिन एक स्कूल के साथ बहुत कम है, लेकिन हम इनिशियली इसको इनिशिएट करना चाहते हैं कि ये एक आगाज़ हो, और जब इसके ऊपर एक मुस्बत नताइज आना शुरू हो तो हम इसको आगे बढ़ाएं। तो ये काम हमने शुरू कर दिया है। ये मुख्तलिफ़ स्कूलों के अंदर शुरू हो गया है, वीकली बेसिस के ऊपर ये काम का आगाज़ हो गया है, जिसके अंदर हम बच्चों के अंदर एंगर मैनेजमेंट है, टीम बिल्डिंग है, और उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट है, और फिर किस तरह से वो बेहतर शहरी बन सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्लान है, ज़बरदस्त, और इसके ऊपर काम हो रहा है, काम शुरू हो गया, बिल्कुल इसके ऊपर काम शुरू हो गया। और ये हमें मतलब बहुत सारे लोगों को ये काम करने की ज़रूरत है। वैसे तो ये रियासती सतह पे हो तो इसके वाज़ेह रिज़ल्ट जो है नताइज सामने आते हैं, मगर किसी एक इदारे की तरफ से, किसी एक फ़र्द की वजह से, या किसी एक टीम या एक ग्रोह की तरफ से हो तो उस पर
अपनी तरफ से तो आप 100% कर सकते हैं, मगर पूरे पाकिस्तान में उतने रिजल्ट्स आप फ़ौरन नहीं लेके आ सकते। सर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और सब में इसमें अपना कंट्रीब्यूट करना है तो ये आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी बात मैं अगर ऐड करूं, मैं रशिया मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो वहाँ मैं एक जो मेट्रो होती है उसके ऊपर गया, तो एक शख्स खड़ा हुआ, वो 3 बातें रशियन में बोल रहा है। मैंने अपने ट्रांसलेटर से पूछा, उसने कहा इसकी ड्यूटी है, ये रोज़ खड़े होकर बताता है कि अपना टिकट या पास अपने हाथ में रखें, एक्सलेटर के जो है वो लेफ़्ट साइड पे खड़े हों, आपका सफ़र खुशगवार रहे। तो ये 3 बातें वो रोज़ाना लाखों लोग जो मेट्रो पे गुजर रहे हैं उनको बता रहा है, हर कोई सुन रहा है, बार बार बता रहा है, बार बार बता रहा है और हर वक्त बता रहा है। तो हमें भी ऐसी ज़रूरत है कि ये बार बार बताएं, हर वक्त बताएं। एयरलाइन में बताते हैं ना, एयर ट्रेवल में हर बार। और वो काम आएगी कभी ना कभी। तारिक साहब, आप अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं इस हवाले से? देखिए, इन्होंने जैसे कहा कि एक दिन कम है, तो एक दिन का काम तो इनका है। उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है कि हम उनमें से वो बच्चे सेलेक्ट करें जिन्होंने इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो ग्रैप्स किया, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा। फिर उनको एज एन एम्बेसडर ऑफ द स्कूल जो है उनको हम वहाँ पे बच्चों को और क्लासेस के अंदर और रेगुलरली जो है वो वर्कशॉप्स वो हमारे बच्चे रिप्रेजेंट करके अपने और आगे स्टूडेंट्स को समझाएं कि इस तरह से चीज़ें लेके चलनी है। और टीम बिल्डिंग की जहाँ तक बात की तो हम शेयरिंग तो बच्चों को सिखाते ही हैं कि एक चीज़ है उसको कैसे शेयर करना है, तो इसके साथ ही वहीं से टीम बिल्डिंग स्टार्ट होती है। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का, आप तशरीफ़ लाए, एक अच्छी गुफ्तगू रही, गपशप रही, मगर वक्त जो है वो हमारे पास बड़ा लिमिटेड सा होता है। खैर, आज तरबियत के हवाले से एक चीज़ जिसे हम अपने घर में वो ऐड कर सकते हैं, हम सबको ये शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल मांगते हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई टैब दें, मोबाइल दें। वो इसलिए कि जब बच्चा उसे होश भी नहीं होती तो एक तरफ माँ और एक तरफ बाप दोनों अपना मोबाइल पकड़ के बैठे होते हैं। बच्चा चमकती हुई चीज़ देखता है, उसका भी दिल करता है, और फिर ये आज की जनरेशन के बच्चे हैं तो उन्हें तो चाहिए ही चाहिए। घर में एक बुक शेल्फ जो है वो ज़रूर बनाएं। आप किताब पढ़ें ना पढ़ें, मगर लाजमी है कि पढ़ें, कोई भी अपने हिसाब के जो आपको पसंद है उस बुक शेल्फ को रखें, बच्चों का देख के इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो भी बुक रीडिंग की तरफ आएंगे। फ़हीम अब्बास न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त, आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।